तो हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी का जो 16 जून को पेपर हुआ था, उसके लगभग 50 क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। ठीक है, तो और पहले जो कल वीडियो में करवाया था उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, इन प्रश्नों को इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आने वाली अगर कोई भी एग्जाम है, चाहे वह यूपीपीसीएस हो, आर ओ या आर ओ हो, तो इनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमने बताया था गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया था और महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया था। तो गौतम बुद्ध के उपनाम पूछे गए थे, तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 में उनके 2 थे और 2 नहीं थे। तो गौतम बुद्ध के उपनाम देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का उपनाम क्या था? शाक्य मुनि था और तथागत था। ठीक, तो 2 नाम कौन कौन से हो गए? शाक्य मुनि और तथागत। अब यहीं पर जो ऑप्शन दे रखा था उसमें महावीर का एक नाम दे रखा था, तो महावीर का उपनाम क्या है? नायपुत्र है। क्या है? महावीर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से। बुद्ध से याद रखें, बा से बुद्ध, बा से बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी जैन धर्म से। क्लियर। अब बात करते हैं, अगला था कुछ स्थल दे रखे थे, वो स्थल कहाँ किस राज्य में थे और किससे संबंधित थे। तो पहला स्थल था इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ? अभी महाराष्ट्र में पड़ता है। ताम्रपाषाण स्थल है। कैसा है? ताम्रपाषाण। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ताम्रपाषाण स्थल है। क्या ताम्र मीन्स क्या होता है? तांबा होता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। क्लियर। फिर अगला मंगड़ू। मंगड़ू कहाँ पड़ता है? केरल में। मंगड़ू कहाँ पड़ता है? केरल में। ये महापाषाण स्थल है। कैसा है? महापाषाण। पाषाण मीन्स क्या होता है? पत्थर होता है। महा मीन्स बड़े बड़े पत्थर यहाँ पाए गए, इसलिए इसे महापाषाण स्थल कहा गया, मंगड़ू केरल में। ठीक, 2 स्थान और दे रखे थे। अब चंद्रकेतुगढ़, ये हमने आपको होमवर्क दिया था। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है, किस राज्य में, किस लिए फेमस है? ठीक। दूसरा बताया था सालीहुडुम्बम, सालीहुंडम, ये कहाँ है और इसका हमने बताया था। ठीक। फिर अगला बहुत ही महत्वपूर्ण था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति। देखिए क्वेश्चन को डायरेक्ट ही पूछ सकता था, लेकिन उसने पूरा लिख कर दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल संभालने से पहले संविधान, वैसे पूछता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने पूरा प्रश्न पूछा, तो अस्थायी सभापति कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए इनको अस्थायी तौर पर बनाया गया था। फिर अगला था भारत सरकार का जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें से भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए। कितने? 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, और इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक, एक क्या मिलाया गया था? भारतीय प्रांत मिलाए गए थे और देसी, देखिए लिखे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को प्लस करके देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी। फिर अगला महत्वपूर्ण था भास। भास क्या है? एक नाटककार थे, इनकी रचना का नाम पूछा गया था। भास एक नाटककार है, इनकी रचना थी मध्यम व्यायोग। क्या नाम था? मध्यम व्यायोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा नहीं था भाई हमने। तो भास जो है एक नाटककार है, इनकी रचना क्या थी? मध्यम व्यायोग थी। लेकिन 2 इसमें पढ़े हुए ऑप्शन थे, जैसे नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का, और आपका काव्यालंकार ये भामा का, याद रखना। काव्यालंकार किसका है? भामा का। और भास का कौन सा है? मध्यम व्यायोग है। 2 पढ़े थे। महाभाष्य किसका? पतंजलि का। और नाट्यशास्त्र किसका? भरत मुनि का। ये तो 2 पढ़े थे, लेकिन 2 नहीं पढ़े थे। फिर है मध्यकालीन भारतीय किस शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? तो कृष्ण देवराय। इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे या अष्टप्रधान थे? बताओ। कृष्ण देवराय के कार्यकाल में अष्टदिग्गज से। ठीक। फिर अगला है, देखिए सारी हिस्ट्री पूछी गई है, मिडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न, सब। कॉर्नवालिस की बात करते हैं। कॉर्नवालिस के समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के अधीन एक नियम था, यदि जमींदार नियत तिथि या नियत समय पर, ठीक, उससे पहले नियत तिथि या नियत समय पर उससे पहले राज्य का जो राजस्व था, अगर वो भुगतान नहीं करता है तो उसको जमींदार पद से हटा दिया जाएगा। ये नियम था किसमें? जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त चल रहा था। ठीक। फिर अगला था उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ उपनिषद देखना, वेद देखना, पुराण देखना, इनका क्रम भी पूछ सकता है। तो उपनिषदों की रचना कब हुई थी? पुराणों से पहले हुई थी। ठीक। अगला है भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? ये होमवर्क बताया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बताया था। सदस्य देश इसके 30 हैं और भारत भी इसका क्या है? सदस्य देश है। ठीक।
फिर अगला था, यूनेस्को से 2 प्रश्न पूछे गए थे। यूनेस्को से ये पूछा गया कि हाल ही में अभी अमूर्त धरोहर कौन कौन सी शामिल की गई, तो आपको पता होगा 14वीं थी दुर्गा पूजा और 15वीं कौन सी थी, गरबा नृत्य। गरबा नृत्य कहाँ का है, गुजरात का। अब इसमें तो ये अमूर्त धरोहर हो गई, मूर्त धरोहर में कौन कौन सी अभी तो शामिल होगी, आपका होयलेश्वर मंदिर था और एक शांति निकेतन था, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। तो इस प्रकार से रिवीजन करवाया, जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे जो यूपीएससी के प्रश्न थे जो बचे हुए उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन एग्जाम ऐसे एग्जाम हैं जो किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो हम पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे जो प्रश्न पहले कराए थे उनका रिवीजन करा दिया, जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न था, एक संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे, एक संघभूति जो थे एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। ये पूछा गया था प्रश्न, जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी में, 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में किसकी यात्रा की थी, चीन की यात्रा की। चीन की यात्रा की, किस भाष्य के लेखक थे, भाष्य मतलब किस रचना के लेखक थे। क्लियर, तो इनकी रचना बहुत ही भाई नया प्रश्न लग रहा था, तो सर्वास्तिवाद विनय ये इनकी रचना थी। ठीक, फिर से देखिए, 4वीं शताब्दी में भारतीय बौद्ध भिक्षु थे कौन, संघभूति, जिन्होंने चीन की यात्रा की थी। तो इनकी रचना का क्या नाम था, सर्वास्तिवाद विनय था। अब यहीं पर और भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे प्रज्ञापारमिता सूत्र। प्रज्ञापारमिता सूत्र ये किसका है, ये नागार्जुन का है। इनका नाम तो सुना था लेकिन ये नाम नहीं सुना था, तो नागार्जुन का कौन सा है, प्रज्ञापारमिता सूत्र। क्लियर। अगला है कि विशुद्धि मग्गो, विशुद्धि मग्गो ये किसका था, बुद्ध घोष का। इनका भी नाम सुना है लेकिन ये नहीं सुना होगा। विशुद्धि मग्गो जो थे इनकी रचना किसकी है, बुद्ध घोष की। ये कहाँ के थे, ये श्रीलंका के थे। ये कहाँ के थे, श्रीलंका। तो फिर से देखिए, संघभूत जो 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, उनकी रचना सर्वास्तिवाद विनय था। और जो प्रज्ञापारमिता सूत्र है ये नागार्जुन का है, और विशुद्धि मग्गो बुद्ध घोष श्रीलंका का है। क्लियर। तो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है धन विधेयक की संबंध में। धन विधेयक अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक कहाँ पेश होता है, किस सदन में, तो आप बताएं किसमें, लोकसभा में। हमेशा किसमें पेश होता है, लोकसभा में। धन विधेयक की प्रक्रिया किसमें दे रखी है, 109 में। धन विधेयक की प्रक्रिया किसमें रखी, 109 में। लेकिन पेश किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है, 110 के आधार पर। तो अनुच्छेद 109, 110 ये किससे संबंधित है, धन विधेयक से। 117 भी एक अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बताइएगा आप किससे संबंधित, 117। ठीक, अब बात करते हैं ये क्या है, ये लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है, क्या कर सकती है, राज्यसभा को कितनी पावर है, सिर्फ उस विधेयक को अनुमोदन कर सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा को कोई पावर इसे अस्वीकार करने की नहीं है। तो धन विधेयक किसमें है, प्रक्रिया 109 में है, 110 में क्या है, पेश किया जाएगा। और राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया गया जाएगा। राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इसका अस्वीकार नहीं कर सकती। फिर अगला बहुत ही महत्वपूर्ण ये लूसेंट का प्रश्न है। आपने देखा होगा सभी सेनाओं के अधिकारी दे रखे हैं, तो ये थल सेना, वायुसेना और नौसेना। पहला तो आपका होमवर्क ये रहेगा, इन तीनों के क्या याद रखोगे जो इसमें वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, प्रमुख कौन कौन है। ठीक, थल सेना का कौन है, इसका वायुसेना कौन है, नौसेना कौन है। ठीक, याद करेंगे तीनों। अब इसमें थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी मेजर जनरल होता है, क्या होता है, मेजर जनरल। वहां फिर वायुसेना में एयर से याद रखें, एयर वाइस मार्शल। सबसे बड़ा पद किसमें होता है, वायुसेना में एयर वाइस मार्शल। नौसेना में सिर्फ वाइस एडमिरल होता है, वाइस एडमिरल। ये उच्च पद हैं जो इनमें सेना के प्रमुख होते हैं। थल सेना में मेजर जनरल, ठीक, और वायुसेना में एयर वाइस मार्शल और नौसेना में वाइस एडमिरल। ये पूछा गया था प्रश्न। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं, मेजर की बात करते हैं। सबसे बड़ा मेजर होता है इसी में, थल सेना में सबसे बड़ा मेजर होता है। वही इसी पद में स्क्वाड्रन लीडर कहते हैं। वायुसेना में इसको क्या कहते हैं, स्क्वाड्रन लीडर कहते हैं। और नई सेना में इसे लेफ्टिनेंट कमांडर कहते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर। तो फिर से देखिए, थल सेना में मेजर जनरल होता है, मेजर होता है सबसे बड़ा मेजर जनरल, उससे नीचे मेजर। वायुसेना में एयर वाइस मार्शल, फिर उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर, फिर नौसेना में वाइस एडमिरल और दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट कमांडर। ठीक,
अब बात करते हैं पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद का नाम सुना होगा, अभी हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद हुई थी, मीटिंग हुई थी इसकी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ये पूर्वोत्तर जो राज्य हैं हमारे उनके संबंध में है। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सदस्य है और कब इसका संशोधन किया गया था, उसको शामिल किया गया था, वो बताएंगे। तो देखिए 2002 में इसमें संशोधन किया गया था। अब संशोधन क्या किया गया था और इसमें कौन कौन सदस्य देश होते हैं, सदस्य होते हैं, देश नहीं, कौन कौन सदस्य होते हैं। तो देखिए संगठक राज्य का राज्यपाल होगा, संगठक राज्य का राज्यपाल होगा, संगठक राज्य का मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, और राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य होंगे, राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य होंगे, और भारत का गृह मंत्री होगा। ठीक, इतने सदस्य होते हैं पूर्वोत्तर परिषद में। पहले ये थे, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों को 2002 में संशोधन कर ये नियम बनाया गया था। तो पहले कौन कौन होते थे, राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, लेकिन 2002 में संशोधन हुआ और राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यों को इसमें नामित किया है। क्लियर, ये पूर्वोत्तर परिषद की जो पूर्वोत्तर परिषद है उसके संबंध में बताया। अच्छा, यूनेस्को से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को की, और कब इसकी स्थापना हुई। इसके द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची 2023 में, देखिए जब उसमें क्वेश्चन दे रखा था तो ये पूछा था कि 2023 में, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन 2023 में किसने शामिल किया गया वो प्रश्न पूछा गया। तो 2023 में शांति निकेतन को, और जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक, और होयसल मंदिर, ये कहाँ है, होयसल मंदिर कर्नाटक में है। ठीक, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का ये, और दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर परिषद कहाँ है, कर्नाटक में। क्लियर, यूनेस्को की बात करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 368 की, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक, 300 अनुच्छेद कौन सा है, 368। तो इसमें संसद द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसमें बताया था कि संसद ने इसमें 3 परिवर्तन, देखो नंबर 1 पर है परिवर्धन कर सकती है संसद, और इसमें परिवर्तन कर सकती है और निरसन कर सकती है, किसी चीज़ को निकाल सकती है, किसी चीज़ को निकाल सकती है, परिवर्तन कर सकती है, या उसमें चेंज कर सकती है, बदलाव कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 हो गया। अच्छा, ये आपात बंद किस भाग में है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए भाग 18 में आपात बंद है, और संविधान संशोधन किसमें, भाग 20 में है। ठीक, तो आपात बंद 352 अनुच्छेद, 356 और 360, ये ऐसे महत्वपूर्ण, जब पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक, तो किन देशों का उल्लेख प्रायः, अभी हाल ही में महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में चर्चा में है, उनकी निम्न जन्म दर के कारण। किसके कारण, निम्न जन्म दर के कारण। कौन कौन से देश हैं, नंबर 1 पे इटली है, नंबर 2 पे जापान है, नंबर 3 पर दक्षिण कोरिया है। ठीक, तो इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, और भी उसमें 2 देश थे, उनका ये वो क्वेश्चन बनाए थे, इसीलिए वो गलत था। तो इटली इसमें है जो निम्न जन्म दर के कारण चर्चा में है मीडिया में, जापान भी और दक्षिण कोरिया भी। इटली की राजधानी रोम, जापान की राजधानी टोक्यो, दक्षिण कोरिया की सियोल। अब बात करते हैं दिसंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा परिसीमन, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा परिसीमन कितनी बार किया गया, तो ये 4 बार। कितनी बार, 4 बार। 1952 में, 1963 में, 1973 में, अब 2002 में। अब कब होगा पता, अब 2026 में होगा परिसीमन, 2026 में अब होगा। परिसीमन का मतलब समझते हैं, क्षेत्र के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। जैसे लोकसभा की सीटें होती हैं, विधानसभा की, ये परिसीमन होता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, उसी के आधार पर इसका परिसीमन होता है। अब क्या है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 71वां संविधान संशोधन पूछा गया था। इसमें 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 3 भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22। तो 3 भाषा, पहली 15 थी, पहले 14 थी, 15वीं कौन सी जोड़ी गई थी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, सिंधी भाषा को जोड़ गया, 15वीं हो गई। फिर इसमें 21वां 71वां हुआ था 1992 में, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक से याद रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषाएं ये हो गए। तो 15 3 18। अब 52वां 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक, तो कितनी हो गई वर्तमान में, 22 भाषाएं। तो उनमें से ये प्रश्न पूछा था कि 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किस भाषा को नहीं जोड़ा गया था, ये प्रश्न में पूछा था। ठीक,
तो ये हमने प्रश्न करा दिए, एक बार रिवीजन करते हैं। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। इनकी किस भाष्य के लेखक थे? भाष्य मतलब किस रचना के लेखक? सर्वाविष्टवाद विनय था इनका। नागार्जुन का प्रज्ञा पारामिता सूत्र था। फिर बुद्ध घोष का विशुद्धि मग्गो, ये श्रीलंका का था। ठीक, अब धन विधेयक की प्रक्रिया 109 में प्रस्तुत किया जाता है, 110 में। 117 बताना है आपको क्या है। राज्यसभा इसको पूरा स्थापित नहीं की कर सकती है। राज्यसभा या तो विधेयक में को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, इतनी पावर नहीं है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक, हर कितने वर्ष में ये चेंज होते रहते हैं बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राज्यसभा द्वारा कोई भी बिल अगर बनाया जाता है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। ठीक, अनुच्छेद 249 के आधार पर। फिर आप थल सेना में सबसे ज्यादा पद मेजर जनरल होता है, फिर दूसरे नंबर पर मेजर होता है। वायुसेना में एयर वाइस मार्शल होता है, स्क्वाड्रन लीडर सेकंड पर होता है। नौसेना में वाइस एडमिरल होता है और लेफ्टिनेंट कमांडर होता है। और भी प्रश्न है वो इनसे पूछेगा। फिर पूर्वोत्तर परिषद में कौन कौन सदस्य होता है? तो संघ घटक राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत का गृह मंत्री। 2002 में इसमें संशोधन हुआ और राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। यूनेस्को की जारी सूची में शांति निकेतन शामिल किया गया 2023 में। होयसल के पवित्र मंदिर परिसर को शामिल किया गया। अनुच्छेद 368 में बता दिया कि संविधान संशोधन में संसद परिवर्तन कर सकती है, निरसन कर सकती है। किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर के कारण चर्चा में रहा? इटली, जापान और दक्षिण कोरिया। फिर दिसंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा परिसीमन किए गए 2023 तक 4, 52, 63, 73 और 2002। अब आने वाला 2026 में होगा। 71वां संविधान संशोधन के आधार पर 1992 में हुआ था, नमक जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई 8वीं सूची में। 21वां 1967 में हुआ था, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। 52वां 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने कराए। अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।